हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और कुछ अहम खबरों पर चर्चा करते हैं। आम तौर पर हमारा जो गोदी मीडिया है वो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिन पर बात नहीं करता और शायद सरकार की जो मर्जी होती है उसी के मुताबिक वो अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं और वही बात करना चाहते हैं जो सरकार बात करना चाहती है। लेकिन हमारी कोशिश होती है सोशल मीडिया पर कि कुछ ऐसे इश्यूज पर भी बात की जाए जो अहम है और आप तक नहीं पहुंचाए जा रहे। आपको याद है कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल 370 हटाया था, जिसमें खास स्टेटस था जम्मू कश्मीर स्टेट को, रियासत को, और उसको दो हिस्सों में, दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया था, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। लद्दाख के लोगों की उसी वक्त से एक तो शुरू में एक लहर आई, ले में ऐसा लगा कि कुछ भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत खुशियां मनाई, लेकिन कुछ ही दिन में वो खुशियां खत्म हो गई और डिमांड शुरू हो गई 6th शेड्यूल में शामिल करने के लिए और अलग स्टेट में भी शामिल करने के लिए। शुरू शुरू में ऐसा लग रहा था कि करगिल और लेह, यानी जो दो जिले हैं इसके, वो अलग अलग अपनी राय रखते हैं, एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी वाला और एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाला, लेकिन अब दोनों एक पेज पर हैं, एक साथ हैं। अभी हाल ही में होम मिनिस्ट्री ने 6th शेड्यूल के मामले में, लद्दाख के मामले में साफ जवाब नहीं दिया और उससे बचती हुई नजर आई। हालांकि बीजेपी के बड़े लोगों ने खुद, होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कुछ वादे किए थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो वादे पूरे नहीं किए जा रहे। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं। करगिल से मुस्तफा हाजी, जो पेशे से एडवोकेट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो अक्सर लद्दाख के इश्यूज पर लिखते भी रहते हैं और मुसलसल उसी पर काम कर रहे हैं। मुस्तफा हाजी साहब से हमारी पहली बार मुलाकात हो रही है और हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या इशू है, वहां के लोगों की क्या मंशा है, क्या चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको, उनकी डिमांड्स को, उनकी मांगों को किस हद तक वो पूरा करने की कोई बात क्या अब तक हुई है और अभी वो कहां महसूस कर रहे हैं, क्या सरकार से उम्मीद है या ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मुस्तफा हाजी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि इस वक्त जो लोकसभा में होम मिनिस्ट्री की तरफ से लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल ना करने की बात तकरीबन कही गई है, उससे बचा गया है उस सवाल से, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? काज़मी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो पर बुलाने के लिए और अपने जो ख्यालात हैं उसको इजहार करने का मौका देने के लिए। जो अभी के जो रीसेंट जो न्यूज़ है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि उसको हम जो लद्दाख के लोग हैं, स्पेशली जो अभी का जो माहौल है लद्दाख में, जो एपेक्स बॉडी एक और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एक जो 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 बॉडीज बनी है, जो हर रिलीजियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को जो रिप्रेजेंट इस वक्त कर रही है, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए स्पेशली एक सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि हमारी जो मुज़ाकरात थी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ 2019 के बाद, वो और हमारे हिसाब से जो ऑलरेडी इन प्रोसेस थी, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे 2019 के बाद हमारे यहाँ से बड़ी सारी डेलीगेशंस गई, हमारे एपेक्स बॉडी की डेलीगेशन गई और उसके बाद हमारी केडीए की, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की डेलीगेशन दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मिलकर जब हमारी बातें हुई, तो उस वक्त भी ये हमें आश्वासन दिया गया था कि हमारे इस पे जो हमारी जो डिमांड्स हैं उन पे गौर किया जाएगा और उस पे बातें आगे होंगी। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे 2019 के बाद हमारी, इनफैक्ट उन मीटिंग्स के बाद एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी बिठाई गई थी इस चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए कि किस हिसाब से किस तरह की प्रोटेक्शन लद्दाख को दिए जाने चाहिए। और कमेटी की क्लियर रिकमेंडेशन थी कि हमारे लद्दाख में, स्पेशली लद्दाख को जो 6th शेड्यूल है उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। और सिमिलरली उन्होंने ये भी कहा था कि इट शुड बी आइदर इंक्लूडेड इन द 5th शेड्यूल और इन द 6th शेड्यूल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे
जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उनकी भी बड़ी सारी रिकमेंडेशंस है कि लद्दाख को इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। बट जो कल की जो ये बात इन्होंने जो जिस पे आंसर नहीं किया, और साथों साथ ये भी कहा कि जो लद्दाख को इस वक्त 6 शेड्यूल की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे जो भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफ आई कैन कोट देम, जो डेवलपमेंट हो रही है वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम समझते हैं कि जो हमारी जो ऑलरेडी एक ट्रैक पे एक बात जो चल रही थी, उससे हटकर एक बात कही गई है, और हमें होम मिनिस्ट्री को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस तरह का इस वक्त पर इस मौके पर आके इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि दिस इज इन फैक्ट पुटिंग अस बैक टू स्क्वायर वन अगेन एंड टेलिंग अस दैट जो भी हमारी बातें इस वक्त हुई, जो भी मुज़ाकरात बीच में हुई, जिन लोगों से बात हुई, तो उनको फिर वापस उसी मरहले पर हमें लाकर छोड़ा है। और साथ में ये कहना कि हमारी जो यूटी है उसमें सोशल डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट कर रही है, मैं समझता हूँ उसमें और हमारे 6 शेड्यूल की जो डिमांड है और हमारी जो स्टेट की डिमांड है, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। तो मैं समझता हूँ इसलिए हमारे लिए एक सॉर्ट ऑफ इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो हमारी यही इस वक्त ये फीलिंग्स है। तो ये बैक टू स्क्वायर वन आप कहते हैं कि वापस आ गए और जो बातचीत हुई थी वो बेकार है। मैं इससे आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को एक बात और बता दूं कि मुस्तफा हाजी साहब जो एपेक्स बॉडी है लद्दाख की, जिसमें लेह और करगिल दोनों शामिल हैं, उसके लीगल एडवाइजर भी हैं, उनको कानूनी सलाह देते हैं और इसलिए इस इशू को बहुत ही नजदीक से अच्छे से जानते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके यहाँ के कुछ ऐसे पॉलिटिकल नुमाइंदे शुरू में थे जो यहाँ पार्लियामेंट में ये बात कह रहे थे कि बहुत खुश हैं वो यूनियन टेरिटरी से और अब उनको बहुत कुछ मिल गया शायद, और न मालूम उनसे कुछ और वादे भी किए गए थे। वो सब क्या हुआ? जो लेह में मौजूद बीजेपी के खासतौर पर सपोर्टर्स थे, क्योंकि बीजेपी आमतौर पर मजहब की बुनियाद पर मुल्क के लोगों को बांटने का काम करती है, वो अब तक बहुत साफ है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। तो करगिल के मुसलमान और लेह के जो जो बुद्धिस्ट हैं, उनको अलग अलग करके देखा जा रहा था। क्या अब लेह वाले लोग भी नाराज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, बीजेपी की सरकार से? जी काज़मी साहब, मैं समझता हूँ कि जब 2019 5 अगस्त को जब ये लॉ लाया गया और जिस तरह से आर्टिकल 370 को अमेंड किया गया, उसके बाद लेह में कुछ सेक्शंस में तो हमने देखा कि उन्होंने इजहार किया खुशी का, रोड पर आए, नाचे और एक ऐसा पिक्चर एक पेंट किया जिससे ऐसा लगा कि पूरी लेह इससे खुश है। और कारगिल का स्टैंड जबकि क्लियर था काफी पहले से भी, जब भी लेह से यूटी की डिमांड हुई है तो कारगिल वालों ने उसका साथ नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर है एज ए स्टेट, जो एंटिटी है, वो इस तरह से बरकरार रहनी चाहिए और वो जम्मू कश्मीर के मफाद के लिए अच्छा है। तो बट लेह में कुछ फैक्शंस में ये खुशी देखने को मिली, स्पेशली बीजेपी के जो लोग थे, क्योंकि जाहिर सी बात है सेंट्रल का एक नैरेटिव जो ऑलरेडी है वो बन चुका था कि 370 को जैसे एक सॉर्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन 370 के बारे में, 35 एक आर्टिकल 35 के बारे में, जो आम लोग हैं जिनको इसकी निटिग्रिटीज या इसका जो नुआंसेस होती हैं उसके बारे में जिसको इल्म नहीं है, उसके माइंड में एक ऐसा इंप्रेशन दिया गया कि ये बहुत ही बुरी चीज थी, बहुत ही गलत चीज थी, जबकि इट वाज ओनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वाज ओनली विद द मैंडेट ऑफ द आवर ओनली कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें पेंट किया गया था, उसी नैरेटिव को बिल्ड करके कुछ लोगों ने उस फ्लो में उसको रखने की कोशिश की। बट जो कहते हैं ना, जो सच्चाई होती है, जो हकीकत होती है, कभी छुपती नहीं है। और चाहे वो आप किसी भी जगह का हो, वो हमेशा एक फ्रंट पे जो फैक्ट्स होते हैं आपके सामने ही आती है। तो जाहिर सी बात है जब आप एक स्टेट को विद जिसमें स्पेशल प्रोटेक्शंस है लाइक 370 आर्टिकल 35 एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी स्टेट लॉस थी, उसको जब हटाकर आप एक यूटी जब बनाते हैं तो ऑब्वियसली एक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का जो स्टूडेंट होगा या लॉ का जो स्टूडेंट होगा या एक लेमैन लॉ का जो स्टूडेंट होगा, बताएगा कि एक डिग्रेडेशन ही है, डिमोशन है बहुत बड़ा। तो उस पर कब तक ही आप उसमें खुशी जाहिर कर सकेंगे? तो इसलिए देन यू सॉ दैट राइट आफ्टर 2019 2020 बीच में कोविड हो गया, वो कोविड हो गया, उसकी वजह से भी थोड़ा स्लो हो गया। बट उसकी इमीडिएटली बाद लेह में बहुत सारे इनफैक्ट करगिल से ज्यादा रिएक्शन होने लगे, क्योंकि लेह की जो यूटी की डिमांड थी
वो ये डिमांड कभी नहीं थी कि आप स्टेट को इस तरह से एब्रोगेट कर कर, इस तरह से पूरी असेंबली को डिफंक कर पूरी पूरी सेंटर ऑफ जो पावर है उसको गवर्नर को बनाकर, और गवर्नर को आपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका इक्विवेलेंट बनाकर आप इस तरह से कभी लॉ लाएंगे, पहले तो ये तवक्को लोगों ने नहीं किया था। और दूसरा ये तवक्को नहीं किया था कि लद्दाख को एक सोल एक ड्यूटी दिया जाएगा जो विदाउट लेजिस्लेचर होगा। अगर आप हमारी तारीख देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल तारीख लद्दाख की अगर देखेंगे, तो हमारी जब भी डिमांड्स हुई हैं, जब भी हमने मांग की है यूटी की, उसका एक बेसिस जो प्रमाइस है, उसके सेंटर ऑफ जो कोर जो उसका वो ये था कि हमें अपने हुकूक लद्दाख के जो अपने अलहदा जो मसाइल हैं जम्मू कश्मीर में जो हल नहीं हो रहे थे, उसमें हमें हल करने का उसको मौका दिया जाए। और वो तभी होगा जब आप असेंबली के साथ देंगे, क्योंकि जब आप असेंबली नहीं देंगे तो लोगों को जब लॉ मेकिंग पावर्स ही नहीं देंगे तो कब तक ही लोग, कोई भी लोग इस तरह से नहीं चाहेंगे कि वो अपने पावर्स खुद छीने। तो जाहिर सी बात है वो इमीडिएटली उसके बाद लेह में एहसास हो गया लोगों को, तो इसलिए लेह में ये ज्यादा मुहिम ज्यादा चली, इनफैक्ट करगिल से ज्यादा, कि हमें असेंबली की डिमांड होनी चाहिए, हमारे स्टेट इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि हमारे ऑलरेडी लद्दाख की ऑलरेडी हमारे जम्मू कश्मीर में 4 एमएलएज और 2 एमएलसीज यहाँ से चुन के जाते थे, जो लॉ बनाती थी पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, जिसमें लद्दाख भी इंक्लूडेड था। तो जब वो हटा दी तो जाहिर सी बात है लेह से और भी ज्यादा ये बातें उठी, ये डिमांड्स उठी। तो फिर एपेक्स कायम हुआ, उसके बाद ही फिर केडिया हुआ। तो फिर दोनों से उसके 2020-21 में फिर दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट एक अभी एक टीम बनाई है। तो जाहिर सी बात है लेह में लोग जो सेंसिबल लोग हैं, जो रैशनल लोग हैं, उनको एकदम से एहसास हो गया, कुछ एक इंप्रेशन बनाने की कोशिश की बीजेपी के जो स्पेशली जो रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने एक इंप्रेशन बनाना चाहा, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया। तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन लद्दाख राइट नाउ, इंक्लूडिंग ले, दे बिलीव दैट ये जो विदाउट जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के, विदाउट जो 6 शेड्यूल के, विदाउट कोई रिप्रेजेंटेशन लोगों के, एक जो यूटी है वो हमारे लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारे लैंग्वेज के लिए, हमारे लैंड के लिए, और हमारी जो ये सभ्यता है यहाँ की, उन सब के लिए, एक जॉब्स के लिए इनसिक्योरिटी का एक बाइस बन चुका है। अच्छा, अभी अभी क्या सूरत हाल है? यानी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर तरक्की कर रहे हैं और जो जरूरी तरक्की है वो काम हो रहे हैं, क्या वाकई ग्राउंड पर कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है? क्या लोगों को कोई सहूलत, कोई चीज ऐसी मिल रही है जिसको यहाँ पार्लियामेंट में ये बात कही जा रही है? ग्राउंड की क्या सिचुएशन है? आप चूंकि करगिल और लेह दोनों को अच्छे से जानते हैं, क्या कुछ है जिसको यहाँ लोकसभा में कहा जा रहा है? जी, जैसा कि इन्होंने अभी आपने जब इस क्वेश्चन को इनने डिफर किया, तब भी यही कहा कि हम लद्दाख में ऑलरेडी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसमें 6 शेड्यूल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो, जब हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, वो सिर्फ पैसा पुश या पंप करने की बात नहीं करता है। तो जैसे कि आपने पूछा कि इस वक़्त शायद मैं पहले से बनिस्बत, मतलब इट इज़ एक्चुअली फैक्ट दैट पहले के बनिस्बत में अभी जो यूटी का जो बजट है, वो ज़ाहिरी तौर पर वो बढ़ गया है। बट द क्वेश्चन इज दैट क्या आप किसी कम्युनिटी को, किसी रीजन को, हमारी कंट्री में कोई भी रीजन हो, क्या उसका जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, क्या सिर्फ पैसे बजट को बढ़ाने से होता है? तो इसका साफ जो सही जो आंसर है वो ये है कि उसको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप नहीं कहते हो, आप ये कहिए कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। शायद पहले के बनस्बत में कुछ प्रोजेक्ट्स बढ़ गए हैं, और हालांकि कोई नया प्रोजेक्ट ऐसा सच नहीं है, बट जैसे हमारे जो पहले जो पुराने जो प्रोजेक्ट्स होते थे, चाहे वो नरेगा हो, चाहे वो हमारे बीआरओ के जो प्रोजेक्ट्स होंगे, रोड को स्पेशली लेकर, क्योंकि लद्दाख एक बॉर्डर एरिया, तो रोड एक्सेसिबिलिटी पे ज्यादा काम होता है। तो जो पहले की तरह चल रहा है, जैसे जोजिला एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लद्दाख के लिए, उस पर पहले भी काम चल रहा था, अभी भी काम चल रहा है, लेकिन पहले के बनस्बत ये मैं कहूंगा कि उससे तेजी से काम चल रहा है। बट उससे जो हमारी जो अदरवाइज जो लोगों की जो प्रोटेक्शन सी, सिक्योरिटी सी, से फॉर एग्जांपल जो हमारे जॉब की सिक्योरिटी थी, हमारे लद्दाख में एलआरसी देने के बावजूद भी लद्दाख के लोगों को इस वक्त जॉब्स की बहुत बड़ी क्राइसिस है। अभी रिसेंटली हमारे कल ही एक जो रजिस्ट्रार का जो एक पोस्ट था, उसमें एलआरसी होने के बावजूद भी बाहर से जो अलाउ किए थे लोगों को पार्टिसिपेट करना, उससे बड़ा एक इश्यू हो गया था यहाँ लद्दाख में। तो इस तरह से बाकी चीजों में इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूटी लफ्ज जो यूटी होता है वो ब्यूरोक्रेटिक रूल होता है, जिसमें जो लोगों की जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो इंडिया की डेमोक्रेसी, वो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होती है, जिसमें लोगों के जो हुकूक है, वो लोगों को जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम हो गई है।
तो इस वक्त जो हमारे हिल काउंसिल्स भी है, पहले जो उनके जो पावर्स होते थे, जो हमारे अलहदा अगर कोई इंस्टीट्यूशन अभी हमारे यहाँ बची है, तो LSGC जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स है, एक करगिल में एक लेह में है, जिसमें हमारे 30-30 नुमाइंदे चुन के जाते हैं। तो बेसिकली इनके भी पावर्स भी अब बहुत ज्यादा कम हो गए पहले के बनिस्बत में। तो जब इस तरह की बहुत सारी चीजें कम हो गई है, उसमें सिर्फ आप इकोनॉमिकली कुछ फंड्स अगर बढ़ाकर कुछ प्रोजेक्ट्स अगर कर रहे हो, तो ये लद्दाख के हित में नहीं है, क्योंकि लद्दाख में सिर्फ हमें डेवलपमेंट करने के लिए की ये जगह नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक फ्रेजाइल एक इन्वायरमेंट है। हमारे कंट्री का सबसे बड़ा फ्रेजाइल इन्वायरमेंट हमारा लद्दाख है। हिमालय सबसे ज्यादा सेंसिटिव, तो आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग से हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या इस वक्त सिचुएशन है। तो लद्दाख इसलिए बहुत ही फ्रेजाइल है। यहाँ पे जो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, सिर्फ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात नहीं होनी चाहिए, उसमें सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। और जो लद्दाख में इस वक्त, इसलिए मैं समझता हूँ कि जो डेवलपमेंट की जो बातें रट लगाई है लोगों ने, कि जो बहुत ही ज्यादा जो एग्जाजरेट करके चीजें बोल रही हो, मैं नहीं समझता हूँ कि वो मेरे नजर में या लद्दाख के जो लोगों की नजर में वो असली डेवलपमेंट है। इसलिए लद्दाख में इस वक्त हमारी इतनी ज्यादा डिमांड है, हमारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं लद्दाख में। 3 अक्टूबर को मेगा प्रोजेक्ट प्रोटेस्ट लेह और करगिल दोनों में हुआ। तो इस तरह से लोगों की प्रोटेस्ट इसलिए हो रही है क्योंकि ये डेवलपमेंट जिस असली तौर पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, अभी आगे क्या कुछ कोई कोई आपका एपेक्स बॉडी कुछ नया प्लान ऑफ एक्शन कुछ सोच रही है? क्या कुछ है आगे? अपने मांग को किस तरह से रखेंगे? जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक जो रुख दिखाया है, उसके बाद क्या कोई सोच, नई कोई सोच है वहां पर? आपको कि जो लद्दाख की जो डिमांड है, वो एक लॉन्ग टर्म एक डिमांड है। और जो लद्दाख को, जैसे कि सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपको याद होगा 5 अगस्त को हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे कहा कि लद्दाख की बहुत ही पुरानी एक डिमांड थी यूटी की, तो इसलिए हमने इनको यूटी दिया है। तो अगर आप लोगों की डिमांड्स की इतनी ज्यादा कदर करते हैं, तो हम इसी उम्मीद थे कि हम, अगर यूनियन गवर्नमेंट हमारी अगर सोचती है, हमारे बारे में अगर सुनती है, हमारे बारे में अगर सोचती है, तो हमारे जो डिमांड्स है वो कॉन्क्रीट है। तो हम इस पे आगे भी, जिस तरह से हम 2019 से इस पे प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, डिमांड्स करते आ रहे हैं, हमारे डेलीगेशन जारी हैं, उसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। और साथों साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं, जो हमारी जो 4 डिमांड्स हैं, जो इस वक्त एपेक्स और केडीए की है, वो पहली जो डिमांड है वो स्टेटहुड की है। फिर 6 शेड्यूल की डिमांड है, क्योंकि लद्दाख, आपको देखने की जरूरत है कि लद्दाख एक फुली एक ट्राइबल एरिया है। जैसे कि हमारा आसाम है, मिजोरम है, त्रिपुरा, मेघालय है, उसी तरह से एक ट्राइबल एरिया है, जिसमें आपने बाकी एरियाज में ट्राइबल एरिया होने के बावजूद, ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट उनको होने के बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट भी उनमें है, उन स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और लद्दाख वाहिद इस वक्त हमारी कंट्री में एक ऐसा यूटी होगा जिसमें इवन आफ्टर बीइंग ए fully tribal area, it does not have any sort of protection right now. And even the smallest protections that we had prior to 2019, prior to the Reorganization Act of 2019, those protections have also become redundant now. और those elected bodies जो आपके autonomous hill development councils जो bodies होती हैं, वो भी इस वक्त एक हिसाब से डिफंक्ट हो गई है, क्योंकि आपने उसके ऊपर एक ऐसा इदारा दिया है जिसके साथ उसका तालमेल हो ही नहीं सकता है। अगर मैं आपको काजमी साहब बताऊं, तो नॉर्थ ईस्ट में जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, उनको इसलिए वो सक्सेसफुल है, इसलिए वो वजूद में है, क्योंकि वो स्टेट असेंबली है उन स्टेट्स में जहां पे भी ये ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है। लद्दाख एक ऐसा वाहिद सिस्टम बन गया जिसका कोई समझ किसी को भी नहीं आता है। मैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टूडेंट अगर बोलूं, तो मुझे तो एक हिसाब से खिचड़ी लगती है, क्योंकि ऐसा कोई निजाम, ऐसा कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता जिसमें आपका एक डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी है, विच इज योर डायरेक्ट रूल, प्योरली सेंट्रलाइजेशन, उसके नीचे आपने ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल दिए हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन का एक एग्जाम्पल होता है। तो वो दोनों कैसे फिट होंगे, मुझे कोई इसका समझ, इसके मुझे इट इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग एंड इनफैक्ट एनीबडीज अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए हमारी डिमांड है जो जी जी अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सरकार ने ऐसा सोच करके क्या कुछ किया? क्या कोई कोई आगे कोई ऐसा बड़ा प्लान कोई है, या ये सिर्फ और सिर्फ वोट पॉलिटिक्स है पूरे हिंदुस्तान में? लोगों को, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को खुश करने के लिए ऐसा किया? क्योंकि आर्टिकल 370 के बारे में इनके बीजेपी का जो मैनिफेस्टो होता था, उसमें अक्सर कहते थे, क्या सिर्फ उसे पूरा करने के लिए क्या, या इससे बड़ा कोई और मकसद हो सकता है?
कोई सियासी ऐसा मकसद क्या है? चूंकि लद्दाख ऐसी जगह है जहां एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, और दोनों तरफ से फौजी हालात ऐसे हैं कि कभी भी हालात बिगड़ जाते हैं। ऐसे ऐसी जगह पर तो जो मकामी लोग हैं उनको बहुत अच्छे से जरूरतें भी पूरी करनी चाहिए सरकार को, और उनको पूरी तरह से अपने साथ जोड़ करके रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही फ्रेजाइल हालात हैं। लद्दाख में चीन ने क्या कुछ किया वो हमारे सामने है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से जो करगिल वॉर जिसे कहते हैं, उसमें लद्दाख के लोगों का, करगिल के लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसको लोग आज भी याद करते हैं। आखिर बीजेपी की सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऐसा क्यों किया? आप इसको कैसे समझते हैं? कि मैं समझता हूँ कि लद्दाख को, पहली बात तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मुझे लगता है कि इस तरह से सीरियसली इसको, लद्दाख को हमारी ले नहीं रही है। मैं समझता हूँ जब आपने 370 को डी ऑपरेशनलाइज करना था, उस वक्त लद्दाख के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र किया, पार्लियामेंट में बार बार जिक्र किया कि एक नैरेटिव बनाया कि लद्दाख में बहुत ज्यादा खुश है लोग, जम्मू में बहुत ज्यादा खुश है, बस कश्मीर में कुछ लोगों को इससे दिक्कतें हैं। तो एक नैरेटिव बनाया, जिससे आपको भी पता है कि बहुत सारे पार्लियामेंट स्टेट इलेक्शंस में भी उस नैरेटिव को यूज किया गया है। और मैं ये सबसे सरप्राइजिंग ये चीज समझता हूँ कि बिहार में कोई बंदा बैठकर, एमपी में कोई बंदा बैठकर, उसका बीजेपी का मैनिफेस्टो वो ये होता है कि हमने 370 स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर से हटा दिया। वो पॉलिटिक्स मैनिफेस्टो होता है, और वो इंसान बिना सोचे समझे उस पर खुश हो जाता है कि जनाब इन्होंने कोई बड़ा कमाल कर दिया, जबकि उसको स्टेट के बाहर शायद उसके कोई असर व शौक उसको स्टेट के बाहर कभी होता नहीं है। एंड दैट नैरेटिव दे यूज्ड थ्रू आउट द इलेक्शंस। उस टाइम पे लद्दाख को एक नैरेटिव के लिए यूज किया गया कि बहुत ज्यादा खुश है लोग, डांस कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जिमा इनकी पुरानी डिमांड पूरी होगी, तो उसके लिए यूज किया गया। मैं समझता हूँ कि जो नॉन सीरियस इस वक्त हमें ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो लद्दाख, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये समझने की जरूरत है, जैसे कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमारा जो लद्दाख है, इट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एरियाज इन द होल ऑफ कंट्री, क्योंकि यहाँ के बॉर्डर चाइना से भी मिलता है और पाकिस्तान से भी मिलता है। और आपको पता है कि 2019 में भी, 20 में भी हमारे यहाँ इश्यूज हो गए थे सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। और ऐसे हालात में, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर होने की वजह से नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू हमेशा रहता है। ऐसे हालात में लोगों ने हमेशा से, हमेशा से, whether be it any government, be it Congress or be it BJP, when it has come to the national issue of an issue which is of national importance, हमेशा आर्मी का ताउन देकर हमेशा से यहाँ हिफाजत की है हमारे बॉर्डर्स की। और इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हल्के में इस वक्त हमारे लद्दाख की जो डिमांड जिसको नहीं लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपने, यू शुड नॉट पुश अस टू द वॉल, यू शुड नॉट टेस्ट आवर पेशेंस। एंड आपने जो, अगर इस वक्त समथिंग लाइक ईस्टर्न नागालैंड में एक स्टेट, फ्रंटियर स्टेट बनने की बात हो रही थी, उसमें आपने कमेटी बिठाई, उसमें आप नॉर्थ ईस्ट में बात करने जा रहे हैं कि एक सेपरेट स्टेट की बात हो रही है। और जबकि हमारे केस में आपने ऑलरेडी बात, हमारी बॉल, व्हेन यू से नो, यू हैव सेट द बॉल रोलिंग ऑलरेडी, हमारी मुज़ाकरात हो रही है, आपने हमें बुलाया, उसके बाद अचानक से इस तरह से करना, मैं समझता हूँ कि हमारे इसके लिए नहीं है, और हमारे डेमोक्रेसी के लिए भी हेल्दी नहीं है। क्योंकि फॉर एनी डेमोक्रेसी टू ग्रो, हमारी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होती तो हमारी डेमोक्रेसी और भी ज्यादा स्ट्रेंथन होती है। हमारे यहाँ जब लोग चुन के जाते हैं, लॉज बनाते हैं, तो हमारी जो फेडरलिज्म है वो स्ट्रेंथन हो जाता है, जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये कोई ऐसी कोई डिमांड नहीं है जो अनरीजनेबल है, इरेशनल है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि लद्दाख की जो लोग पीसफुल है, हमने, आपने देखा होगा कभी भी लद्दाख की हिस्ट्री में, यू मस्ट हैव नेवर सीन एन इंसिडेंट ऑफ इंसर्जेंसी और एनी अदर नेशनल इशू विद रिस्पेक्ट टू द पीपल। तो इन सब को आपने, जबकि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखें, बाकी एरियाज में, नागालैंड में, असम में, इट हैज ऑलवेज हैड सिक्योरिटी इश्यूज। तो इन सब को भी नजर में रखकर आपको ये करने की कोशिश है। अदरवाइज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, हमारी जो लद्दाखियों की हमारी एक खूबी समझे आप, जो भी समझे, वो ये है कि हमने जो चीजें हमने ठानी है, जिस प्रिंसिपल पे हम रहते हैं, हम उस पर डट कर रहते हैं। तो हमारी जो प्रोटेस्ट चल रही हैं ऑलरेडी, हम उनको कंटिन्यू रखेंगे। तो हम, जो हमारी प्रोटेस्ट है, इंशाल्लाह जो जम्मू कश्मीर के बाहर भी, लद्दाख के बाहर भी हम उनको करेंगे। तो हमारी जो डिमांड्स है, उसको इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे लद्दाख के हित में है, हमारे कंट्री के हित में है, इसलिए आपको उसको पूरा करने की जरूरत है। इसलिए जो हमारी जो बातें, जो रिज्यूम
की जाए, जो एपेक्स और केडीए के साथ जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे उनको रिज़्यूम किया जाए, एंड दैट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबॉडी। और जैसे कि आपने नेशनल सिक्योरिटी का ज़िक्र किया, तो मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे रिसेंटली जब हमारे पीएम साहब हमारे जब लद्दाख में तशरीफ लाए, हमारे जब डिफेंस मिनिस्टर जब आए, उन्होंने कहा कि हमारा जो गिलगित बाल्टिस्तान भी हमारे लद्दाख का हिस्सा बनना चाहिए, फ्यूचर में हमारे इंडिया का हिस्सा है। तो मुझे इस बात पे बड़ी ताज्जुब होता है, बड़ी हैरानगी होती है कि गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो स्टेट असेंबली है वहाँ, वो क्यों इधर आना चाहेंगे यूटी में? तो पहले एक ज़माना था जब हमारा स्टेट था, तो वी हैड अ क्लेम, वी कुड से कि वो अपना छोड़कर इधर आ जाएँ, यहाँ पे बेहतरी है। तो आजकल तो वो भी हमें ताने मारते, बोलते हैं आप तो स्टेट था, आप स्टेट भी नहीं हो, तो हम इधर क्यों आए आपके साथ? तो हालात इस तरह के इस वक़्त हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे हित में है, हमारे नेशन के हित में है कि हमारे जो डिमांड्स हैं, जो पीसफुल डिमांड्स हैं, हमारी जितनी भी प्रोटेस्ट हुई, आपने देखा होगा कि हमारे पीसफुल हुई, तो उसको आप, हमारी जो शराफ़त है, उसको आप उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएँ और जल्दी से मुज़ाकरात शुरू करें और हमारी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुस्तफ़ा हाजी साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो बातचीत जो शुरू की गई थी वो फिर से शुरू करनी चाहिए, और जो डिमांड है अपने 6 शेड्यूल में इंक्लूड करने की और एक अलग स्टेटहुड हासिल करने की, ताकि अपने कानून बनाने का हक हो और अपने मामलात को हल करने का उसमें हक हो, वो होना बहुत जरूरी है। और आपने कहा कि अब लेह और लद्दाख यानी मुसलमान और बुद्धिस्ट, बहुत ही खुली जबान में मैं इसलिए बोल रहा हूं, हालांकि अब से कुछ बरसों पहले तक सब मजहबों का नाम लेना बहुत अच्छा नहीं लगता था जर्नलिज्म में, लेकिन अब ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी इसी तरह से लोगों को समझाती है। सभी एक साथ हैं और अलग स्टेट, अपना स्टेट चाहते हैं, स्टेटहुड चाहते हैं असेंबली के साथ, ताकि अपने फ्यूचर को बेहतर अंदाज में चला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुस्तफ़ा हाजी साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।